नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए एक बार फिर से नई कहानी लेकर आए हैं। अगर आपको कहानी पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए बिना देर किए कहानी को शुरू करते हैं। तो हमारी आज की कहानी है सफ़ेद दीवारें। यह कहानी है एक माँ की जिसने अपने बेटे के लिए अपनी सारी खुशियाँ कुर्बान कर दी, पर समय के साथ खुद को अकेला और बोझ महसूस करने लगी। यह कहानी है प्यार और कर्तव्य के बीच फंसी भावनाओं की, उन गलत फहमियों की जो रिश्तों को तोड़ देती है, और उन आंसुओं की जो चुपचाप सफ़ेद दीवारों के सामने बहाए जाते हैं। इसमें आप मिलेंगे लता जैसी माँ से, अमन जैसे बेटे से और निशा जैसी बहू से, जिनके बीच की टकराहट एक परिवार को तोड़ने के कगार पर ले आती है। तो चलिए शुरू करते हैं यह दिल को झंझोर देने वाली कहानी। रात के 11 बजे थे। सोहन अपनी कार से उतरा तो पैर लड़खड़ा रहे थे। चेहरे पर शराब की लालिमा और आंखों में एक अजीब सा खालीपन। जैसे ही उसने फ्लैट का दरवाज़ा खोला, वहीं से आती हुई चाय की महक के बीच एक और गंध घुल गई, शराब की तेज बू। सुधा जी, जो रसोई में बैठकर सोहन का इंतज़ार कर रही थी, तेज कदमों से लिविंग रूम में आई। उनकी आंखों में चिंता और डर का मिला जुला भाव था। सोहन बेटा, इतनी रात कहाँ थे तुम? मैंने 10 बार फ़ोन किया, एक बार भी जवाब नहीं दिया। पता है मुझे कितनी चिंता हुई। सोहन ने जूते उतारे, बिना माँ की तरफ देखे। उसकी आवाज़ में खींच थी। माँ, अब ये रोज़ का राग अलापना बंद करो। मैं बच्चा नहीं हूँ जो हर वक्त हिसाब देता रहूँ। पर बेटा, तुम्हारी सेहत, ये शराब कब तक? सुधा जी का गला भर गया। यही बात थी जिसने सोहन के गुस्से को भड़का दिया। उसने ज़ोर से अपना जैकेट सोफे पर फेंका और मुड़कर चिल्लाया, बस बस करो। हर रोज़ एक ही रिकॉर्ड। तुम्हारी ज़िंदगी में और कोई काम नहीं है क्या, मेरी जासूसी करने के अलावा? सुधा जी पीछे हट गई। उनके हाथ कांप रहे थे। मैं जासूसी नहीं बेटा, मैं तो बस तुम बस मेरी ज़िंदगी जहन्नम बनाने में लगी हो। सोहम का गुस्सा अब बेकाबू हो रहा था। सुबह से लेकर रात तक तुम्हारी शिकायतें, तुम्हारी चिंता, तुम्हारे सवाल। मुझे थोड़ी शांति से जीने दो। उसी वक्त पीछे से उसकी पत्नी मीनाक्षी तेज कदमों से आई। उसने सोहन को देखा, फिर सुधा जी को। उसके चेहरे पर एक अजीब सी संतुष्टि थी, जैसे उसे मौका मिल गया हो। अरे मम्मी जी, मीनाक्षी ने ठंडे स्वर में कहा, आपको समझ क्यों नहीं आता? सोहन दिन भर ऑफिस की टेंशन ले झेल कर आता है और आप उसे दरवाजे पर ही पकड़ लेती हैं। थोड़ा तो स्पेस दीजिए। सुधा जी ने मीनाक्षी की तरफ देखा, फिर सोहन की तरफ। उनकी आंखों में एक सवाल था, क्या सच में मैं ही गलत हूँ? सोहन ने मीनाक्षी की बात का समर्थन किया। सही कह रही है मीना। तुम्हें लगता है तुम्हारी चिंता से मेरी ज़िंदगी बेहतर हो जाएगी। असल में तुम हर चीज़ बिगाड़ देती हो। मीनाक्षी ने आगे बढ़कर कहा, देखिए मम्मी जी, मैं साफ साफ कहती हूँ, जब भी सोहन घर आता है आप उसके चेहरे पर उदासी ला देती हैं। कम से कम घर का माहौल तो अच्छा रखिए। चुपचाप रहिए तो सब ठीक रहेगा। सुधा जी का गला सूख गया। बोलने की कोशिश की पर शब्द नहीं मिले। वह वही खड़ी रह गई जैसे कोई मूर्ति। सोहन ने आखिरी बार किया, कल से मैं जब भी घर आऊं मुझसे बात मत करना, नहीं तो मैं इस घर में रहना बंद कर दूंगा, समझी? यह कहकर वह अपने कमरे की तरफ चला गया। मीनाक्षी ने सुधा जी की तरफ एक तिरछी नज़र डाली, मन ही मन मुस्कुराती हुई पीछे पीछे चली गई। लिविंग रूम में सन्नाटा छा गया। सुधा जी वही खड़ी रही। आंखों से आंसू बहने लगे, पर उन्होंने उन्हें रोकने की कोशिश भी नहीं की। यही वो बेटा था जिसके लिए उन्होंने अपनी जवानी की हर खुशी कुर्बान कर दी थी। पति की अकाल मृत्यु के बाद महज 32 साल की उम्र में
उन्होंने सोहन को अकेले पाला था। रातों को सिलाई करके, सुबह ट्यूशन पढ़ाकर, कभी भूखी रहकर, कभी ठंड में कपकपाते हुए, पर हमेशा यही सोचकर कि एक दिन उनका बेटा बड़ा होकर उनका सहारा बनेगा। पर आज वही बेटा उनसे नफरत करता था। सुधा जी धीरे धीरे रसोई की तरफ बढ़ी। पैर लड़खड़ा रहे थे। दिल में एक टीस थी जो हर धड़कन के साथ बढ़ती जा रही थी। उन्होंने चूल्हे के पास रखी पुरानी कुर्सी पर बैठकर अपना चेहरा हाथों में छुपा लिया। क्या मैंने सच में इतनी गलती कर दी? वह खुद से फुसफुसाई। क्या एक माँ का अपने बेटे की चिंता करना भी गुनाह है? क्या मेरी जगह इस घर में सिर्फ चुप रहने वाली नौकरानी जैसी रह गई है? उन्हें वो दिन याद आया जब सोहन सिर्फ 5 साल का था, बुखार से तप रहा था, अस्पताल का खर्चा नहीं था। सुधा जी ने अपनी माँ की दी हुई अंतिम निशानी, एक सोने की चेन, गिरवी रख दी थी। रात भर सोहन के सिरहाने बैठी रही। उसके माथे पर पानी की पट्टी रखती रहती थी। और आज उसी बेटे ने उन्हें चुप रहने का आदेश दिया था। क्या मैंने उसे इसलिए पाला था? सुधा जी के आंसू फिर से बहने लगे कि वह बड़ा होकर मुझे ही नीचा दिखाए, मेरी हर बात में गलती ढूंढे, मुझसे नफरत की तरह बात करे। रसोई की दीवार पर टंगी घड़ी ने टिक टिक की आवाज़ जारी रखी। समय बीत रहा था, पर सुधा जी के दर्द के लिए कोई दवा नहीं थी। वह उठी, गिलास में पानी भरा, हाथ कांप रहे थे। पानी का आधा गिलास फर्श पर गिर गया। उन्होंने फर्श साफ किया, फिर धीरे से अपने कमरे की तरफ बढ़ी। रास्ते में सोहन के कमरे से आते हुई आवाज़ें सुनाई दी। मीनाक्षी हंस रही थी। सोहन कुछ कह रहा था। वो आवाज़ें इतनी सामान्य थी, इतनी खुशनुमा, जैसे कुछ हुआ ही न हो। सुधा जी ने अपने कमरे का दरवाज़ा खोला, अंदर गई और चुपचाप बिस्तर पर लेट गई। आंखें खुली थी, छत की ओर देखती हुई पूरी रात वही पड़ी रही, सो नहीं पाई। बस उसी सवाल को दोहराती रही, क्यों? मैंने क्या गलत किया? सुबह 5 बजे, जब अभी अंधेरा छाया हुआ था, सुधा जी उठ बैठी। उनकी आंखें सूजी हुई थी, सिर भारी था, पर उन्होंने फिर से रसोई की तरफ कदम बढ़ा दिया। शायद आज उन्होंने मन ही मन सोचा, शायद आज सोहन प्यार से बात करेगा, शायद आज नाश्ता खा लेगा। उन्होंने सोहन की पसंद की हर चीज़ बनाई, मलाई वाली दूध, मक्खन लगी तवा तवा के पराठे, आलू की सब्जी और ताज़ा बनी चटनी। हर चीज़ पर उन्होंने अपना प्यार उड़ेला। हर पराठे को बनाते वक्त वह प्रार्थना कर रही थी, भगवान आज मेरा बेटा खुशी से खा ले। सुबह 7 बजे सोहन कमरे से निकला, फ़ोन पर बात करते हुए जल्दबाजी में। हाँ यार, वो प्रेजेंटेशन आज देना है, तुम फाइल तैयार रखना। वह रसोई में आया भी नहीं, सीधा लिविंग रूम में जाकर न्यूज़पेपर उठा लिया। सुधा जी हिचकिचाते हुए प्लेट लेकर आई। बेटा नाश्ता रख दो, सोहन ने बिना देखे कहा। पराठा गरम है बेटा। माँ देख नहीं रही हो, मैं बिज़ी हूँ, सोहन ने झल्लाकर कहा। उसी वक्त मीनाक्षी आई। उसने नाश्ते की प्लेट को एक नज़र देखा, फिर मुंह बनाते हुए कहा, अरे सोहन, तुम्हें तो डॉक्टर ने कहा था ना कि तली हुई चीज़ें कम खानी है। ये तो पूरा तेल ही तेल है। सोहन ने पराठे की तरफ देखा। सच कह रही है मीना, माँ कितनी बार कहूँ हल्का फुल्का नाश्ता बनाया करो, ये सब तेल मैं नहीं खा सकता। सुधा जी स्तब्ध रह गई। पर बेटा तुम्हें तो यही पसंद था। पसंद था तो क्या हुआ, अब सेहत का ख्याल रखना ज़रूरी है। सोहन ने प्लेट को दूर धकेल दिया। छोड़ो, मैं ऑफिस में कुछ खा लूँगा। मीनाक्षी ने ताना मारा। अच्छा हुआ ऑफिस में खा लोगे, वहाँ सैंडविच सलाद मिल जाता है। घर में तो बस यही पुराने ढंग के खाने बनते हैं। सुधा जी की आंखें डबडबा आईं। उन्होंने प्लेट उठाई और चुपचाप रसोई में वापस आ गई।
प्लेट सिंक में रखी और फिर वही पुरानी कुर्सी पर बैठ गई। आंसू बहने लगे। पराठे ठंडे पड़ रहे थे, जैसे उनका दिल। क्या सच में मेरा खाना अब बेकार हो गया है? वह फुसफुसाई। क्या मैं इतनी बेकार हो गई हूँ? उस दिन शाम को कुछ अलग हुआ। सोहन समय से घर आया। चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। सुधा जी ने देखा तो उनके मन में उम्मीद की एक किरण जागी। शायद आज। बेटा, चाय लाऊं? वह डरते डरते पूछी। सोहन ने हाँ में सिर हिला दिया। सुधा जी की खुशी का ठिकाना न रहा। उन्होंने जल्दी से चाय बनाई, सोहन की पसंद के समोसे गरम किए और ट्रे लेकर आई। सोहन ने चाय का कप उठाया, एक घुट पिया, फिर अचानक बोल उठा, माँ बैठो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। सुधा जी की धड़कन तेज हो गई। वह सामने वाली कुर्सी पर बैठ गई। देखो माँ, सोहन ने गंभीर स्वर में कहा, मैं जानता हूँ तुम मेरी भलाई चाहती हो, पर तुम्हारे तरीके गलत हैं। तुम मुझे हर छोटी बड़ी बात में टोकती हो। मेरी पत्नी का तुम हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश करती हो। ये सब बंद होना चाहिए। सुधा जी ने कहा, पर बेटा मैं बात पूरी कर लूं? सोहन ने बीच में ही टोक दिया। मीनाक्षी ने कहा कि तुम्हारा रहना अब इस घर में ठीक नहीं है। तुम हमारी प्राइवेसी में दखल देती हो, हमारे झगड़ों का कारण बनती हो। सुधा जी का दिल जैसे थम गया। मतलब ये कि अगले हफ्ते मैं तुम्हारे लिए एक अच्छा ओल्ड एज होम देख रहा हूँ। वहाँ तुम्हारी उम्र के लोग होंगे, तुम्हें कंपनी मिलेगी। यहाँ तो तुम अकेली रहती हो। एक पल के लिए तो सुधा जी को लगा कि वह सुन नहीं पा रही है। फिर धीरे धीरे शब्दों का मतलब समझ में आया। तुम मुझे घर से निकाल रहे हो? उनकी आवाज़ कांप रही थी। निकालना नहीं कह रहा, सोहन ने झुंझलाकर कहा, बस ये कि अब तुम्हारे और हमारे रहने के तरीके अलग हैं। तुम्हें आराम चाहिए, हमें प्राइवेसी। ओल्ड एज होम में दोनों मिल जाएगा। सुधा जी ने आंखें बंद कर ली। एक आंसू उनकी गाल पर बह चला। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरा बेटा मुझे बुढ़ापे में अकेला छोड़ देगा। अकेला कहाँ छोड़ रहा हूँ? सोहन का स्वर तीखा हो गया। मैं हर महीने पैसे भेज दूंगा, तुम्हारी सारी ज़रूरतें पूरी होंगी, बस तुम यहाँ नहीं रहोगी। उसी वक्त मीनाक्षी आ गई। उसने सीधा सुधा जी के आंसू देखे, फिर बिना किसी संवेदना के कहा, आप रो क्यों रही हैं मम्मी जी? ये तो आपके ही भले के लिए है। वहाँ आपको आपकी उम्र के लोग मिलेंगे, यहाँ तो आप दिन भर अकेली बैठी रहती हैं। सुधा जी ने मीनाक्षी की तरफ देखा। उसकी आंखों में कोई दया नहीं थी, कोई पछतावा नहीं था, बस एक ठंडापन था। ठीक है, सुधा जी ने धीरे से कहा, अगर तुम लोगों को लगता है कि मेरे जाने से तुम्हारी ज़िंदगी बेहतर होगी तो ठीक है। वह उठी और बिना कुछ कहे अपने कमरे की तरफ चली गई। पीछे से मीनाक्षी की आवाज़ आई, देखा सोहन, ड्रामा शुरू। हम उनके भले के लिए सोच रहे हैं और वो। सुधा जी ने दरवाज़ा बंद कर दिया। अब उनकी आंखों से आंसू नहीं बह रहे थे, बस एक सूनापन था, एक ऐसा सूनापन जो आवाज़ से भी ज़्यादा चीख रहा था। अगले कुछ दिन सुधा जी के लिए एक धुंधली सी याद बनकर रह गए। उन्होंने चुपचाप अपना सामान पैक करना शुरू कर दिया। 2 सूटकेस, 1 बैग। इतने सालों के इस घर में उनकी पूरी ज़िंदगी सिर्फ इतने में समा गई। सोहन ने एक ओल्ड एज होम ढूंढ लिया था, सीनियर सेरेनिटी होम। ब्रोशर दिखाते हुए उसने कहा था, देखो माँ, यहाँ गार्डन है, टीवी रूम है, लाइब्रेरी है, तुम्हें बोर नहीं होना पड़ेगा। सुधा जी ने ब्रोशर देखा। चमकदार कागज़ पर सुंदर तस्वीरें थीं, हंसते खेलते बुजुर्ग, साफ सुथरे कमरे, पर उनकी आंखों में वो तस्वीर नहीं थी जो सोहन देख रहा था। वे देख रही थी एक अजनबी जगह, अजनबी लोग और एक ऐसा अकेलापन जो हमेशा के लिए होगा। जाने से एक दिन पहले की रात सुधा जी रसोई में खड़ी थी। उन्होंने सोहन के लिए आखिरी बार उसकी पसंद का खाना बनाया। हाथ कांप रहे थे,
पर उन्होंने हर सब्जी में प्यार मिलाया, हर रोटी में दुआएं डाली। शाम को जब सोहन खाना खाने बैठा तो उसने पहली बार महसूस किया कि माँ आज कुछ ज़्यादा ही चुप है। सब ठीक है ना माँ? उसने पूछा। सुधा जी ने मुस्कुराने की कोशिश की। हाँ बेटा, सब ठीक है, खाओ, तुम्हारा पसंदीदा खाना है। सोहन ने खाना शुरू किया। एक निवाला मुंह में डाला, फिर रुक गया। उसने माँ की तरफ देखा। उनकी आंखें उस पर टिकी हुई थी, जैसे हर निवाले को याद कर रही हो। माँ, सोहन ने कहना शुरू किया। खाओ बेटा, ठंडा हो जाएगा, सुधा जी ने कहा। खाने के बाद सोहन लिविंग रूम में टीवी देखने बैठ गया। सुधा जी रसोई में बर्तन साफ कर रही थी। हर बर्तन को साफ करते हुए उन्हें याद आ रहा था, ये कटोरा सोहन के पहले जन्मदिन पर खरीदा था। ये थाली उसके 10वीं पास करने पर ली थी। ये ग्लास। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे, पर इस बार उन्होंने आवाज़ नहीं निकलने दी। चुपचाप रोती रही जब तक कि सारे बर्तन साफ नहीं हो गए। रात को जब सुधा जी अपने कमरे में लेटी तो उन्हें अपने पति की याद आई। वे चले गए थे जब सोहन सिर्फ 3 साल का था। उस रात सुधा जी ने अपने पति की तस्वीर से कहा था, डर मत, मैं हूँ, हमारे बेटे को मैं अकेले ही पाल लूँगी। और आज वही बेटा उन्हें अकेला छोड़ रहा है। शायद तुम सही थे, सुधा जी ने तस्वीर से कहा। शायद मैंने उसे ज़्यादा लाड प्यार दे दिया। शायद मैंने उसे इंसान नहीं भगवान बना दिया। और अब जब मैं उसके काम ही नहीं रही तो उसने मुझे निकाल दिया। अगली सुबह सोहन की कार सीनियर सेरेनिटी होम के सामने रुकी। यह एक 3 मंजिला इमारत थी। हरा भरा लॉन था। बाहर कुछ बुजुर्ग बेंच पर बैठे थे। एक युवा महिला मैनेजर उनका स्वागत करने आई। नमस्ते, मैं कविता हूँ, आप सुधा जी होंगी। चलिए, मैं आपको आपका कमरा दिखाती हूँ। कमरा नंबर 107 था। एक छोटा सा कमरा, एक बेड, एक अलमारी, एक टेबल कुर्सी। खिड़की से बाहर का लॉन दिख रहा था। यहाँ हर कमरे में अटैच्ड बाथरूम था। कविता ने समझाया, खाने का टाइम फिक्स है, सुबह 8, दोपहर 1, शाम 7। अगर कभी तबीयत ठीक न लगे तो हमारे पास नर्स हैं। सुधा जी चुपचाप खड़ी रही। उनकी आंखें कमरे को नाप रही थी। ये उनका नया घर था। यहाँ कोई सोहन नहीं था, कोई मीनाक्षी नहीं थी, कोई रसोई नहीं थी जहाँ वे खाना बना सके, कोई लिविंग रूम नहीं था जहाँ वे बैठ सके। सोहन ने सूटकेस अंदर रख दिया। फिर वह कुछ पल के लिए चुप रहा। शायद पहली बार उसे एहसास हो रहा था कि वह क्या कर रहा है। माँ, उसने कहना शुरू किया। जाओ बेटा, सुधा जी ने कहा, तुम्हें ऑफिस जाना होगा। मैं ठीक हूँ, मैं कल फ़ोन करूँगा, सोहन ने कहा। हाँ ठीक है। सोहन ने एक बार और कमरे को देखा, फिर मुड़कर चला गया। सुधा जी की खिड़की के पास खड़ी हो गई। नीचे पार्किंग में सोहन की कार दिख रही थी। वह कार में बैठा, इंजन स्टार्ट किया और बिना पीछे मुड़े देखे चला गया। सुधा जी की आंखों से आंसू बहने लगे, पर इस बार कोई नहीं था जो देखता, कोई नहीं था जो पूछता। वह अकेली थी। कुछ देर बाद दरवाजे पर दस्तक हुई। एक बुजुर्ग महिला अंदर आई। नमस्ते, मैं सावित्री हूँ, अगले कमरे में रहती हूँ, आप नहीं आई हैं? सुधा जी ने आंसू पोंछते हुए कहा, मैं सुधा हूँ। अच्छा तो चलिए, मैं आपको यहाँ का चक्कर लगवाती हूँ, सावित्री बोली। उन्होंने सुधा जी को ओल्ड एज होम का टूर करवाया। डाइनिंग हॉल, लाइब्रेरी, टीवी रूम, योगा रूम, हर जगह बुजुर्ग थे। कुछ अकेले बैठे थे, कुछ ग्रुप में बातें कर रहे थे। सभी के चेहरे पर एक जैसी भावना थी, स्वीकार्यता, जैसे वे जानते थे कि यही उनकी नियति है। शाम को डाइनिंग हॉल में खाना था। लंबी टेबल्स, हर किसी के सामने एक थाली। खाना साधारण था, दाल, चावल, एक सब्जी, रोटी। सुधा जी ने बैठकर खाना शुरू किया। आपस की बातचीत सुनाई दे रही थी।
मेरा बेटा अमेरिका में है, एक बुजुर्ग पुरुष कह रहे थे। साल में एक बार फ़ोन करता है। मेरी बेटी तो बेंगलुरु में है, दूसरी महिला ने कहा। महीने में एक बार आती है, पैसे भेज देती है, समय नहीं। सुधा जी चुपचाप सुनती रही। हर कहानी एक जैसी थी। हर किसी को उनके बच्चे ने यहाँ छोड़ दिया था, शायद अलग अलग कारणों से, पर नतीजा एक ही था, अकेलापन। रात को जब सुधा जी अपने कमरे में लौटी तो उन्हें लगा जैसे यह कमरा उन पर भारी पड़ रहा है। छोटा सा कमरा, सफ़ेद दीवारें, एक खिड़की, यह उनकी दुनिया थी अब। उन्होंने सूटकेस खोला। सबसे ऊपर सोहन की एक फ़ोटो थी, स्कूल यूनिफॉर्म में, मुस्कुराता हुआ। सुधा जी ने फ़ोटो का हाथ में लिया और फूट फूट कर रोने लगी। माफ़ करना बेटा, वह फुसफुसाई। शायद मैं अच्छी माँ नहीं थी, शायद मैंने तुझे प्यार ज़्यादा किया, समझ कम दी। पर एक बात याद रखना, मैं हमेशा तेरी माँ ही रहूँगी, चाहे तू मुझे कहीं भी छोड़ आए। पहला हफ्ता सुधा जी के लिए सबसे मुश्किल था। हर सुबह उनकी आंखें अपने घर के लिए खुलती और फिर उन्हें याद आता कि वे अब यहाँ हैं। हर शाम उन्हें सोहन के घर आने की आवाज़ सुनाई देती और फिर एहसास होता कि वह अब कभी नहीं आएगा। धीरे धीरे उन्होंने दूसरे बुजुर्गों से दोस्ती करनी शुरू की। सावित्री उनकी सबसे अच्छी दोस्त बन गई। वे दोपहर के साथ बैठकर बातें करती, शाम को टहलने जाती। एक दिन सावित्री ने पूछा, तुम्हारा बेटा क्यों लाया तुझे यहाँ? सुधा जी ने सारी कहानी सुनाई। सुनकर सावित्री मुस्कुराई। मेरी कहानी भी कुछ ऐसी ही है। मेरी बहू को मैं रास नहीं आती थी। मेरा बेटा उसकी बात मानने लगा। एक दिन कह दिया कि मैं उनकी प्राइवेसी में दखल देती हूँ और मैं यहाँ आ गई। तुम्हें गुस्सा नहीं आता? सुधा जी ने पूछा। पहले आता था, सावित्री ने कहा। फिर समझ आया कि गुस्सा करके मैं अपनी शांति खो रही हूँ। वे खुश है, मैं यहाँ ठीक हूँ, बस यही सोचकर जी लेती हूँ। पर सुधा जी के लिए यह सोचना आसान नहीं था। हर रात उन्हें सोहन का सपना आता। कभी वह छोटा बच्चा बनकर उनकी गोद में आता, कभी बड़ा होकर उन पर चिल्लाता। 1 महीना बीत गया। सोहन ने 2 बार फ़ोन किया था। हर बार वही बातें। माँ ठीक हो ना? पैसे की कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक है, फिर बात करते हैं। बातचीत 5 मिनट से ज़्यादा नहीं होती थी और हर बार फ़ोन कटने के बाद सुधा जी की आंखें भर आती। दूसरे महीने सोहन उनसे मिलने आया। अकेले आया, मीनाक्षी नहीं आई। कैसी हो माँ? उसने पूछा। ठीक हूँ बेटा, सुधा जी ने कहा। तुम कैसे हो? बिजी है, नया प्रोजेक्ट मिला है, मीना भी जॉब ज्वाइन कर ली है। अच्छा, बहुत अच्छा। एक अजीब सी चुप्पी छा गई। माँ और बेटे के बीच बात करने को कुछ नहीं था। यहाँ खाना ठीक है? सोहन ने पूछा। हाँ ठीक है। कमरा ठीक है? हाँ ठीक है। फिर चुप्पी। आधे घंटे बाद सोहन उठ खड़ा हुआ। तो माँ, मुझे जाना है, ऑफिस का काम है। ठीक है बेटा, चलो। ड्राइव करते हुए ध्यान रखना। हाँ। सोहन ने जाने से पहले एक बार कमरे को देखा। शायद उसके मन में कुछ उठा, शायद उसे अपनी गलती का एहसास हुआ, पर वह कुछ बोला नहीं, बस चला गया। सुधा जी खिड़की के पास खड़ी होकर उसे जाते हुए देखती रही, जब तक कार आंखों से ओझल नहीं हो गई। सावित्री अंदर आई। चला गया तेरा बेटा? हाँ, सुधा जी ने कहा, आंसू पोंछते हुए। रोना मत, सावित्री ने कहा। हम सबके साथ यही होता है। बच्चे बड़े हो जाते हैं, अपनी दुनिया बना लेते हैं। हम उनकी पुरानी यादें बनकर रह जाते हैं। पर मैं तो उसकी माँ हूँ, सुधा जी ने कहा, आवाज़ कांपते हुए। माँ को पुरानी याद कैसे बन सकती है? सावित्री ने उनके कंधे पर हाथ रखा। बन जाती है बेटी, जब बच्चों को लगता है कि अब वे बड़े हो गए हैं और हम छोटे। सुधा जी के ओल्ड एज होम में रहने के 6 महीने बीत चुके थे।
उन्होंने धीरे धीरे अपनी नई दिनचर्या बना ली थी। सुबह योगा क्लास, फिर नाश्ता, दोपहर में सावित्री और अन्य दोस्तों के साथ बातचीत, शाम को टहलना, रात को टीवी देखना। पर हर दिनचर्या के पीछे एक खालीपन था जो कभी नहीं भरता था। सोहन का फ़ोन आना कम हो गया था, अब महीने में एक बार, और वह भी औपचारिक। सब ठीक है माँ, पैसे ठीक से मिल रहे हैं ना? ठीक है, फिर बात करते हैं। सुधा जी ने हाँ में सिर हिला देती और फ़ोन कट जाता। कभी कभी वह सोचती, क्या उसने मुझे भुला दिया है? क्या मैं सच में उसके लिए इतनी बेगानी हो गई हूँ? एक दिन सुबह सुधा जी को तेज सिर दर्द हुआ, चक्कर आने लगे। उन्हें सावित्री को बुलाया। सावित्री, मुझे ठीक नहीं लग रहा। सावित्री ने तुरंत मैनेजर को बुलाया। कविता आई और उन्होंने सुधा जी को होम के क्लिनिक में ले जाया। डॉक्टर ने जांच की, ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा है, तनाव की वजह से आराम की ज़रूरत है। सुधा जी को दवा दी गई और वह अपने कमरे में आराम करने लगी, पर उनका दिल एक ही बात सोच रहा था, सोहन को फ़ोन करूं, शायद वह आ जाए। उन्होंने फ़ोन उठाया, सोहन का नंबर डायल किया। फ़ोन बजता रहा, कोई जवाब नहीं। दूसरी कोशिश, फिर कोई जवाब नहीं। तीसरी कोशिश, सीधा स्विच ऑफ। सुधा जी का दिल टूट गया। उन्होंने फ़ोन वापस रख दिया और आंखें बंद कर ली। आंसू गालों पर बह चले। सावित्री ने देखा तो पूछा, क्या हुआ? कुछ नहीं, सुधा जी ने कहा, बस कुछ नहीं। उधर सोहन की जिंदगी बदल रही थी, पर उस तरह नहीं जैसा उसने सोचा था। मीनाक्षी ने जॉब ज्वाइन कर ली थी और अब वह देर तक ऑफिस में रहती। घर खाली खाली सा लगता। कोई सुबह नाश्ता तैयार नहीं करता, कोई शाम को चाय नहीं पूछता। एक दिन सोहन ऑफिस से लौटा, थका हुआ, तनावग्रस्त, बिना कुछ खाए सीधे बेडरूम में जाने लगा। तभी उसकी नज़र लिविंग रूम की एक अलमारी पर पड़ी। वह अलमारी जहाँ सुधा जी अपनी चीज़ें रखती थी। उसने अलमारी खोली, अंदर कुछ पुरानी चीज़ें थी। सुधा जी का एक शॉल, एक फ़ोटो एल्बम और एक डायरी। सोहन ने डायरी उठाई। पहले पन्ने पर लिखा था, मेरे बेटे सोहन के लिए। उसने पन्ने पलटने शुरू किए। हर पन्ने पर सुधा जी ने सोहन के बारे में लिखा था। आज सोहन ने पहला कदम रखा। डर रहा था, पर मैंने हौसला दिया। जब वह चलने लगा तो मेरी आंखों में आंसू आ गए। सोहन को बुखार है। रात भर जागकर उसके सिर पर पानी की पट्टी रखी। भगवान से प्रार्थना की कि मेरा बच्चा ठीक हो जाए, चाहे मुझे कुछ भी हो जाए। आज सोहन की स्कूल की पहली पेरेंट्स टीचर मीटिंग थी। टीचर ने कहा, आपका बेटा बहुत तेज़ है। मैं फूली नहीं समाई। अकेले पालने का फल मिल रहा था। सोहन का गला सूखने लगा। उसने और पन्ने पलटे। आज सोहन ने मुझसे झगड़ा किया, कहा कि मैं उसे परेशान करती हूँ। दिल टूट गया, पर फिर सोचा, बच्चे बड़े हो रहे हैं, उनकी अपनी दुनिया है। शायद मैं ज़्यादा ही चिंता करती हूँ। सोहन की शादी हो गई। खुश हूँ कि उसकी ज़िंदगी में कोई साथी आया, पर कभी कभी लगता है अब वह मुझसे दूर हो रहा है। शायद यही ज़िंदगी है। आखिरी पन्ने पर लिखा था, आज सोहन ने मुझे ओल्ड एज होम छोड़ने की बात कही। दिल टूट गया, पर अगर मेरे जाने से उसकी ज़िंदगी बेहतर होती है तो मैं जाऊंगी। माँ का दिल हमेशा बच्चे की खुशी के लिए ही धड़कता है। सोहन की आंखों में आंसू आ गए। डायरी उसके हाथों से छूट गई। वह सोफे पर बैठ गया और अपना चेहरा हाथों में छुपा लिया। माँ, वह फुसफुसाया, मैंने क्या कर दिया? उस रात सोहन को नींद नहीं आई। वह सारी रात सोचता रहा, उसने अपनी माँ के साथ कैसा व्यवहार किया। उसने उन्हें अकेले छोड़ दिया। क्या सच में माँ उसकी प्राइवेसी में दखल दे रही थी, या वह सिर्फ उसकी माँ होने का फ़र्ज़ निभा रही थी? सुबह होते ही सोहन ने फैसला लिया, वह माँ को वापस ले आएगा। सोहन सीधे ओल्ड एज होम वापस पहुंचा, कविता से मिला और सुधा जी के कमरे की तरफ बढ़ा। दरवाज़ा खुला था। सुधा जी बिस्तर पर लेटी थी, आंखें बंद।
उनका चेहरा पीला पड़ रहा था, शरीर दुबला गया था। सोहन का दिल धड़क रहा था। वह धीरे से अंदर गया और माँ के पास बैठ गया। सोहन सीधा ओल्ड एज होम पहुंचा, कविता से मिला और सुधा जी के कमरे की तरफ बढ़ा। दरवाज़ा खुला था। सुधा जी बिस्तर पर लेटी थी, आंखें बंद। उनका चेहरा पीला पड़ गया था, शरीर दुबला गया था। सोहन का दिल धड़क रहा था। वह धीरे से अंदर गया और माँ के पास बैठ गया। माँ, उसने धीरे से कहा। सुधा जी की आंखें खुली। सोहन को देखकर वह चौंक गई। सोहन, तुम यहाँ कैसे? माँ, मैं। सोहन का गला भर आया। माँ, मुझे माफ़ कर दो, मैंने बहुत बड़ी गलती की। सब ठीक तो है ना? नहीं माँ, सब ठीक है, सोहन ने कहा आंसू बहाते हुए। घर तुम्हारे बिना सुना सुना लगता है। कोई सुबह उठकर नाश्ता नहीं बनाता, कोई शाम को चाय नहीं पूछता। मैंने सोचा था तुम्हारे जाने से शांति मिलेगी, पर शांति नहीं, सन्नाटा मिला है। सुधा जी ने उठने की कोशिश की। बेटा, तू रो क्यों रहा है? क्योंकि मैंने तुझे छोड़ दिया माँ, सोहन ने कहा। मैंने उस माँ को छोड़ दिया जिसने मुझे पाला, मुझे पढ़ाया, मेरे लिए अपनी सारी खुशियाँ कुर्बान की। मैं कितना स्वार्थी बन गया था। सुधा जी ने उसका हाथ पकड़ा। नहीं बेटा, तू स्वार्थी नहीं है, तू बस अपनी ज़िंदगी जी रहा था। बस माँ के बिना ज़िंदगी कैसी? सोहन ने कहा। आज मुझे एहसास हुआ कि तू सिर्फ मेरी माँ नहीं, मेरी जड़ें हो, और जड़ों के बिना पेड़ कैसे जीवित रह सकता है। सुधा जी की आंखों से भी आंसू बहने लगे। पर बेटा, तेरी पत्नी मीनाक्षी को मैं समझा लूँगा, सोहन ने कहा। अगर वह तुझे स्वीकार नहीं कर सकती तो मैं उसे स्वीकार नहीं कर सकता। तू मेरी माँ हो और माँ हमेशा पहले आती है। सुधा जी ने सोहन को गले लगा लिया। सालों बाद माँ बेटे का वह पहला सच्चा आलिंगन था। दोनों रोए, पर इस बात पर आंसू दर्द के नहीं, पश्चाताप और माफ़ी के थे। चल माँ, घर चलते हैं, सोहन ने कहा। पर बेटा, सुधा जी ने कहा, यहाँ मेरी दोस्त है सावित्री। सावित्री दरवाजे पर खड़ी मुस्कुरा रही थी। जाओ सुधा, उन्होंने कहा। तेरा बेटा तुझे याद आया है। यही तो हर माँ की चाहत होती है। जाओ, खुश रहो। सुधा जी ने सावित्री को गले लगाया और फिर सोहन के साथ चल पड़ी। घर पहुंचकर सुधा जी ने देखा कि कुछ बदल गया था। मीनाक्षी लिविंग रूम में बैठी थी। उसके चेहरे पर कोई गुस्सा नहीं था, बल्कि एक अजीब सी शर्मिंदगी थी। मम्मी जी, मीनाक्षी ने कहा, आइए बैठिए। सुधा जी बैठ गई। सोहन ने कहना शुरू किया। मीना, मैंने फैसला किया है कि मुझे पता है, मीनाक्षी ने बीच में ही कहा। सोहन ने मुझे सब बता दिया और मुझे एहसास हुआ कि मैंने क्या गलत किया। मीनाक्षी ने सुधा जी की तरफ देखा। मम्मी जी, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैंने आपको समझने की कोशिश नहीं की। मैंने सिर्फ अपनी सुविधा देखी। पर जब आप चले गए तो इस घर में कुछ कमी सी रह गई थी। कोई प्यार नहीं था, कोई गर्मजोशी नहीं थी। सुधा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटी, माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं। हम सब गलतियाँ करते हैं। ज़रूरी ये है कि हम उनसे सीखें। मीनाक्षी की आंखें डबडबा आई। नहीं मम्मी जी, मैंने बहुत बड़ी गलती की। मैंने आपको वो सम्मान नहीं दिया जिसकी आप हकदार थी। क्या आप मुझे एक और मौका देंगी? क्या आप हमारे साथ रहेंगी? सुधा जी ने सोहन की तरफ देखा, फिर मीनाक्षी की तरफ। दोनों की आंखों में सच्चाई थी, पश्चाताप था। हाँ बेटी, सुधा जी ने कहा, मैं तुम्हारे साथ रहूंगी, पर एक शर्त पर। क्या शर्त? सोहन ने पूछा। कि हम एक परिवार की तरह रहेंगे, सुधा जी ने कहा। बिना झूठ के, बिना दिखावे के। अगर किसी बात से दुख होगा तो बात करेंगे, गुस्सा नहीं करेंगे, समझेंगे, क्योंकि परिवार का मतलब ही यही होता है, समझ और प्यार। सोहन और मीनाक्षी ने हाँ में सिर हिलाया। उस दिन के बाद सब कुछ बदल गया। सुधा जी फिर से घर लौट आई, पर इस बार वह अकेली नहीं थी। मीनाक्षी ने उनसे दूरी बनाने के बजाय नज़दीकी बढ़ानी शुरू की। वह रसोई में सुधा जी की मदद करती,
उनसे पुराने नुस्खे सीखती। सोहन ने भी बदलाव किया। अब वह ऑफिस से जल्दी आता, माँ के साथ बैठकर बातें करता। कभी कभी तीनों एक साथ फिल्म देखते, खाना खाते। एक रात सुधा जी ने सोहन से कहा, बेटा, मैं एक बात कहना चाहती हूँ। क्या माँ? तुमने मुझे वापस बुला लिया, यह अच्छा है, पर मैं चाहती हूँ कि तुम एक काम और करो। क्या? उस ओल्ड एज होम में जाओ और वहाँ भी माँ बाप हैं जो अपने बच्चों का इंतज़ार कर रहे हैं। उनके बच्चों से बात करो, उन्हें समझाओ कि माँ बाप उम्र भर जो प्यार देते हैं उसकी कीमत कभी नहीं चुकाई जा सकती। सोहन ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है माँ, मैं जाकर आऊँगा। 1 महीने बाद सोहन और मीनाक्षी सुधा जी के साथ ओल्ड एज होम गए। उन्होंने सावित्री और अन्य बुजुर्गों से मिलकर उनके साथ बिताया। सोहन ने कई युवाओं से बात की, उन्हें अपने माता पिता के साथ समय बिताने के लिए प्रेरित किया। सुधा जी और सावित्री बगीचे में बैठी थी। सावित्री मुस्कुरा रही थी। तेरा बेटा बदल गया है, उन्होंने कहा। हाँ, सुधा जी ने कहा, पर मैं भी बदल गई हूँ। मैंने सीख लिया कि कभी कभी बच्चों को भी गलतियाँ करने देनी चाहिए, उन्हें अपने अनुभवों से सीखने देना चाहिए। और तेरी बहू, वो भी अच्छी है, वो भी सीख रही है, मैं सिखा रही हूँ। यही तो रिश्तों की खूबसूरती है, सिखाते सिखाते रहना, सीखते सिखाते रहना। वो भी अच्छी है, वो सीख रही है, मैं सिखा रही हूँ। यही तो रिश्तों की खूबसूरती है, सीखते सिखाते रहना। शाम हो रही थी, सूरज डूब रहा था। सुधा जी ने सावित्री से कहा, मैं हर हफ्ते तुमसे मिलने आऊँगी, तुम अकेली मत महसूस करना। नहीं करूँगी, सावित्री ने कहा, क्योंकि अब मुझे पता है कि कभी न कभी मेरा बेटा भी समझ जाएगा, जैसे तेरा समझ गया। घर लौटते हुए सुधा जी ने सोहन से कहा, बेटा, एक बात याद रखना, जिंदगी में पैसा, कार, बंगला, ये सब आते जाते रहते हैं, पर रिश्ते हमेशा के लिए होते हैं, और सबसे पवित्र रिश्ता है माँ बेटे का। इसे कभी तोड़ना मत। सोहन ने माँ का हाथ थाम लिया। कभी नहीं तोड़ूंगा माँ, कभी नहीं। कार चल पड़ी। पीछे ओल्ड एज होम की इमारतें छूट रही थी, जहाँ कई दिल अभी तो अपने बच्चों का इंतज़ार कर रहे थे, पर आज कम से कम एक दिल खुश था। एक माँ को उसका बेटा वापस मिल गया था। और यही तो ज़िंदगी है, गलतियाँ, सीख, माफ़ी और एक नई शुरुआत। सफ़ेद दीवारें कहानी एक माँ और बेटे के रिश्ते की यात्रा है। प्यार से शुरू, गलतफहमियों में भटकने, अलगाव के दर्द से गुजरने और अंत में समझ और माफ़ी के साथ फिर से जुड़ने तक। यह कहानी हर उस परिवार के लिए एक दर्पण है जहाँ पीढ़ियों के बीच दूरियां बनती जा रही थी, और वह याद दिलाती है कि प्यार और समझ से हर दूरी मिटाई जा सकती है। माँ का दिल एक ऐसा घर है जहाँ बच्चा कभी भी कैसे भी लौट सकता है, पर दरवाज़ा खटखटाने की ज़रूरत नहीं होती।